हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल में। पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे। आज उस लेक्चर का हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आज हम लोग क्या देखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो देखो पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि जब हम लोग अल्फा पार्टिकल की बमबार्डिंग करा रहे हैं किसी एटम पे, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें हम लोग देखे थे क्या हो रहा है कि जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल है वो क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन पास हो जा रहे हैं। जैसे ये फिगर भी इंडिकेट कर रहा है, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन पास हो जा रहे हैं विदाउट एनी डेविएशन। ठीक है, और बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल है जो क्या है, डाइवर्ट हो रहे हैं। ठीक है, लार्ज एंगल पे। और फ्यू ऑफ द मतलब बहुत कम, मतलब वेरी वेरी फ्यू, लगभग 10 या 12,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, अपने पाथ पे क्या हो जाते हैं, रिवर्स बैक हो जाते हैं। ये हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। ये क्या है, उनके एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल रहा है। अब देखो, आज हम लोग देखेंगे एक्सप्लेनेशन के बारे में। आज हम लोग देखेंगे एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखो। गोल्ड फॉयल कंसिस्ट ऑफ गोल्ड एटम प्लेस इनसाइड द साइड, देयरफॉर द अल्फा पार्टिकल मस्ट बी पासिंग थ्रू द गोल्ड एटम्स। अब इसमें ये बोल रहा है कि जो गोल्ड फॉयल होता है उसमें केवल एटम की एक ही लेयर होती है। उसमें क्या होता है, इतना थीन से थीन फॉयल हो जाता है कि उसमें एटम का क्या होता है, ज्यादा लेयर नहीं हो पाता है। ठीक है, इसीलिए गोल्ड फॉयल हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब देखो, ये देखो फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अल्फा पार्टिकल बम्बार्डिंग करा रहा है, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो जा रहा है, स्ट्रेट लाइन पास हो जा रहे हैं। ठीक है, और कुछ है जो लार्ज एंगल पे डाइवर्ट हो जा रहे हैं, और बहुत कम ऐसे हैं जो अपने पाथ पे रिवर्स बैक हो जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे सब पे देखो प्लस बना है। क्यों प्लस बना है, क्योंकि हम जानते हैं जो अल्फा पार्टिकल होता है वो क्या होता है, हीलियम पे +2 चार्ज अगर है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा पार्टिकल बोल देंगे। अगर हीलियम पे +2 चार्ज है तो हम उसी को क्या बोलेंगे, अल्फा पार्टिकल बोल देंगे। ओके, अब देखो आगे देखते हैं। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, there is a large empty space in gold atom due to which most of the alpha particle could pass undeflected through the foil। ये पहला हम लोग को एक्सप्लेनेशन पता चल रहा है इससे कि जो गोल्ड का फॉयल है उसमें क्या है, मैक्सिमम स्पेस क्या है, खाली जगह है। मैक्सिमम स्पेस क्या है, खाली जगह है। अगर खाली जगह नहीं होता तो क्या होता, ये जो अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पास हो पाते, नहीं हो पाते। अगर खाली जगह नहीं होता तो अल्फा पार्टिकल क्या हो जाते, स्ट्रेट लाइन पास नहीं करते। ओके, तो मैक्सिमम स्पेस एटम में क्या होता है, एम्प्टी होता है, इसीलिए जो अल्फा पार्टिकल है क्या हो रहा है, अनडिफ्लेक्टेड पास हो जा रहा है। ओके, यह है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज हेवी एंड पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू विच ए फ्यू अल्फा पार्टिकल सफर्ड डिफ्लेक्शन। ये कह रहा है कि जो सेंट्रली पार्ट होता है एटम का, जो सेंट्रल पार्ट होता है वो हैवी होता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है। हैवी क्यों बोल रहा है, क्योंकि एटम का सारा मास क्या होता है, इसी सेंट्रल पार्ट में कंजर्व होता है। एटम का जो पूरा मास होता है इसी सेंट्रल वाले पार्ट में क्या होता है, कंजर्व होता है। इसीलिए इसको क्या बोल रहा है, हैवी बोल रहा है। और पॉजिटिवली चार्ज इसलिए बोल रहा है क्योंकि न्यूक्लियस में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तभी तो यहाँ डिफ्लेक्शन हो रहा है। हो गया, तो इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन हो जा रहा है। जैसे द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज हेवी एंड पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू विच ए फ्यू अल्फा पार्टिकल सफर डिफ्लेक्शन। जो सेंट्रल पार्ट है उसमें क्या हो रहा है, हैवी है और पॉजिटिवली चार्ज है, इसीलिए अल्फा पार्टिकल क्या हो जा रहा है, डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। दिस शोज दैट द सेंट्रल पार्ट इज हैवी एंड डेंस, सो ए वेरी अल्फा पार्टिकल रिट्रेस इट्स पाथ। इसीलिए क्या हो रहा है, कुछ अल्फा पार्टिकल का पाथ, जैसे ये मान लो हम लोगों का, ये सपोज करो कोई एटम है, तो इसमें से क्या हो जा रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन पास हो जा रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन पास हो जा रहा है। लेकिन इसमें क्या है, कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। जब इस पे कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो क्या हो जा रहा है, आपने
वो रास्ते पे क्या हो जा रहा है, रिवर्स बैक हो जा रहा है, अपने रास्ते पे क्या हो जा रहा है, वो रिवर्स बैक हो जा रहा है। ठीक है, ये है उसका रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब देखो आगे पर देखते हैं हम लोग। Thus it can be concluded that nucleus of an atom is, अब ये क्या है, हम लोग जानते हैं कि जो रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के लिए होता है। किसके लिए होता है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के लिए। तो न्यूक्लियस के बारे में देखो क्या बताया वो, concluded that very small as compared to the size of the atom as a whole। एटम का क्या है, एटम के साइज में कंपैरिजन, एटम के साइज के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल। दूसरा है हैवी एंड पॉजिटिवली चार्ज। हैवी क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसमें सारा एटम मास कंजर्व है, और पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि उसी में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, मतलब प्रोटॉन प्रेजेंट है। वेरी डेंस, हार्ड एंड रिजिड, और न्यूक्लियस क्या होता है, डेंस होता है, हार्ड होता है और रिजिड होता है। ये बातें आपको याद रखनी है तीनों न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, हैवी क्यों बोल रहा है, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है, मान लो ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, इसी में क्या है, पूरा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और इसी में मास भी प्रेजेंट है। तो मास है तो हैवी होगा और चार्ज है तो उसमें पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, अब देखो आगे हम लोग देखते हैं इसके। अब देखो इसके बाद क्या है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। इन सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद से रदरफोर्ड भी अपना क्या किए, एक एटॉमिक मॉडल दिए। रदरफोर्ड भी क्या कर रहे हैं, एक एटॉमिक मॉडल दे रहे हैं। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ ठीक है बच्चों, तो देखो इसके आधार पे इन सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद से रदरफोर्ड क्या कर रहे हैं, अपना एक एटम का मॉडल दे रहे हैं। तो अब हम लोग देखेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। अगर एग्जाम में केवल रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम पूछेगा तो आपको केवल यही पॉइंट लिखना है, उसके पहले क्या है, उनका एक्सपेरिमेंट है। तो अगर एक्सपेरिमेंट पूछेगा तो एक्सपेरिमेंट लिखना है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम पूछेगा तो ये मॉडल लिखना है आपको। ओके, बेस्ड अपॉन एबव ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड proposed a मॉडल ऑफ एटम कॉल्ड रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। इन सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद से रदरफोर्ड क्या कर रहे हैं, अपना एक एटम का मॉडल दे रहे हैं, उसी को क्या बोला जा रहा है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। ओके, अब देखो इसमें जो पहला पॉइंट होगा, एन एटम कंसिस्ट ऑफ डेंस हेवी एंड पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल पार्ट। जो ये पहला पॉइंट है, जो एटम का सेंट्रल पार्ट होता है वो क्या होता है, डेंस होता है। जो एटम का सेंट्रल पार्ट होता है डेंस होता है, हैवी होता है एंड पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसी को क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियस बोला जाएगा। एटम कंसिस्ट ऑफ ए डेंस हेवी पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल पार्टिकल कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, इट इज कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो आपको बस इतना लिखना है कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए डेंस हेवी पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल पार्ट कॉल्ड न्यूक्लियस। ओके, दूसरा पॉइंट ये है, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। ये है कि हम लोग देखते आ रहे हैं कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम के कंपैरिजन में क्या है, बहुत ही स्मॉल है। ओके, यह है दूसरा पॉइंट। अब अगला देखते हैं हम लोग, द इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से क्या होते हैं, बहुत ही लार्ज स्पेस में, लार्ज डिस्टेंस में होते हैं, वेरी लार्ज डिस्टेंस। ओके, अगला है, देयर इज ए लार्ज वैकेंट स्पेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ये आपको देखना है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, बहुत ही लार्ज स्पेस होता है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, बहुत ही लार्ज स्पेस होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है,
the total positive charge on the atom, the total positive charge on the nucleus is equal to the total negative charge on all the electron, so atom is a whole is electrically neutral. तो ये फिफ्थ पॉइंट है कि एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ड्यू टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इक्वल किसके होता है, टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल हो जाता है। ओके, अगर टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, अब देखो हम लोग देखते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ, these electrons are called planetary electrons because they can be compared to various planets revolving around the sun, and the nucleus is compared with the sun. Hence Rutherford model of atom is called planetary model of atom. ये बोल रहा है लास्ट वाला पॉइंट जो है कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो क्या होते हैं, जो प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड, सेम उसी तरह का मॉडल होता है उनका। ठीक है, यहाँ पे जो सन है वो क्या होगा, न्यूक्लियस के फॉर्म में होगा, और जो प्लेनेट है वो क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन है। प्लेनेट क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, समझ गए, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एन एटम भी बोल सकते हैं हम लोग। अगला है फेलियर ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या फिर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ओके, अब देखो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक क्या है। पहला पॉइंट आपको दिख रहा है कि इसमें क्या, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। तो आपको पहला यही ड्रॉबैक लिखना है कि जो रदरफोर्ड है स्टेबिलिटी ऑफ एटम को क्या कर पा रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो उनके पूरे मॉडल का क्या है, कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए उनके मेन ड्रॉबैक क्या है, वो अपने मॉडल से क्या कर पा रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। अब रीजन क्या है क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, देखो, दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड मस्ट लूज एनर्जी कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये है, अगर सपोज करो ये न्यूक्लियस है, ये है न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है मान लो, तो अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार ये अपना एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, और रिलीज करते करते क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाएगा। ये क्या करेगा, न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाएगा। तो हमें पता है कि अगर कोई भी सिस्टम क्या करेगा, न्यूक्लियस से कोलाइड करेगा तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, लेकिन एटम तो स्टेबल होता है। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं इनका मॉडल, तो ये इनका मेन ड्रॉबैक है। ठीक है, अब देखो अगला है, therefore the motion of electron will slow down and ultimately it will spiral down into the nucleus। ये बोल रहे हैं अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा तो इसका स्पीड कम होता जाएगा और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस से जाके कोलाइड कर जाएगा, बट एक्चुअली एटम इज स्टेबल। ये हो गया। दूसरा है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप लोगों के में है नहीं, तो ये अभी बताया नहीं जा सकता है, ये आप लोग याद कर सकते हो। पहला ड्रॉबैक है कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा ड्रॉबैक है कि कुड नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, अब हम लोग देखेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर मॉडल ऑफ एटम। बोहर मॉडल ऑफ एटम, बोहर मॉडल ऑफ एटम हम लोग देख ले रहे हैं। बोहर मॉडल क्या है, सबसे बेस्ट मॉडल है थॉमसन एटॉमिक मॉडल से भी और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से भी। तो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, बोहर गिव ए मॉडल ऑफ एन एटम बेस्ड अपॉन द प्लैंक क्वांटम थ्योरी।
बोहर एक एटॉमिक मॉडल दिए जो किस पे बेस्ड था, प्लैंक के क्वांटम थ्योरी पे। क्या था, प्लैंक के क्वांटम थ्योरी पे बोहर का मॉडल बेस्ड है, ये आपको याद रखना है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी आप लोग 11th में पढ़ोगे, नीचे वाले क्लासेस में तो नहीं है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है वो किस पे बेस्ड है, तो वो किस पे बेस्ड है, प्लैंक के क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड है बोहर का एटॉमिक मॉडल। अब देखो इसमें हम लोग देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट सेम है जो हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में देख रहे हैं, वही क्या है, सेम पॉइंट इसमें बोहर एटॉमिक मॉडल में भी है। पहला पॉइंट है एन एटम कंसिस्ट ऑफ डेंस हेवी पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल पार्ट कॉल्ड न्यूक्लियस। यही पॉइंट हम लोग रदरफोर्ड में भी देखे थे कि एटम क्या होता है, एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो डेंस होता है, हैवी होता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोल देते हैं। और न्यूक्लियस में भी क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो दूसरा है द इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट या फिर फिक्स सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट या फिर एनर्जी लेवल। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस के अराउंड में फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। जैसे ये मान लो न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये क्या करेगा, एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये क्या करेगा, एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। इसी को क्या बोल रहा है ये, ऑर्बिट बोलेगा, ऑर्बिट आर एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, लेवल, या तीसरा नाम इसका हो जाएगा सेल। ठीक है, तो ये तीनों ही बातें क्या है, इक्वल है, या तो ऑर्बिट बोले या एनर्जी लेवल बोले या फिर सेल बोले। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एनर्जी लेवल बोलते हैं। अगला पॉइंट है बोहर एटॉमिक मॉडल का, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरा पॉइंट ये है कि एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो किसके इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, रीजन क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इसीलिए एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब यहां पे देखो नेक्स्ट पॉइंट है, the various energy level are numbered as 1 to 3 starting from nucleus side are called KLMN cell। ये बोल रहा है कि न्यूक्लियस से हम लोग दूर जाएंगे तो न्यूक्लियस के पास वाले को नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे तो नंबर भी बढ़ेगा। और न्यूक्लियस वाले सेल के क्या बोल रहा है, के फिर एल फिर एम फिर एन बोल रहा है। ओके, ये देख लो, सपोज करो ये है, मान लो एक फिगर हम आपको बता दे रहे हैं, ये है मान लो न्यूक्लियस हम लोगों का, ये है सेल, ये है कोई सेल, तो इसको 1 बोलेगा, इसको 2 बोलेगा, ये है 3, ये है के सेल, ये है एल सेल और ये है एम सेल। इसके बाद एक और होगा तो क्या होगा, 4 होगा और ये क्या हो जाएगा, एन सेल हो जाएगा। समझ गए। अगला है द एनर्जी ऑफ द वेरियस सेल आर इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे आप लोग याद रखना कि जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ओके, देखो जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो यहाँ पे सेल की एनर्जी क्या होगी, एनर्जी इंक्रीज करेगी। एनर्जी क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज करेगा। न्यूक्लियस से जैसे हम लोग दूर जाएंगे तो सेल की एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो के सेल की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, उससे ज्यादा होगा एल सेल का।
उससे ज्यादा होगा m सेल का और उससे ज्यादा होगा n सेल का। यहाँ पे देखो ये इंडिकेट कर रहा है, समझ गए। The maximum number of electron that can be present in any cell is 2n square। ये बोल रहा है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में होंगे वो क्या होगा, 2n स्क्वायर होगा। यानी यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ सेल है, यानी आप यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ सेल है। ओके, अब 6 पॉइंट है, there is no change in the energy of an electron so long as it revolve as a particular orbit। यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है इस वाले सेल में, तो क्या करेगा, कोई एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। जब तक ये इस सेल में है तब तक कोई एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। अगला है, अब देखो रिलीज कब करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन क्या है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है, तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। जैसे देखो उसको हम लोग फिगर से देखते हैं। जैसे मान लो ये है न्यूक्लियस हम लोगों का, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल और ये है थर्ड सेल। तो जो सबसे बाहर है ये हायर ऑर्बिट है, ये हायर ऑर्बिट है, हायर ऑर्बिट। मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां है, इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है इन दोनों के कंपैरिजन में, ये चला जा रहा है फर्स्ट वाले सेल में। तो अगर यहां पे फर्स्ट वाले सेल में जा रहा है तो एनर्जी क्या करेगा, अपना रिलीज करेगा। एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाले सेल में रहने के लिए क्या होगा, एनर्जी कम करना पड़ेगा। तो जो थर्ड सेल में है अगर फर्स्ट सेल में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, कम करेगा। अपना कम करने का मतलब वो एनर्जी को रिलीज करेगा। तो यहां से अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो अपनी एनर्जी क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। सेम इसके उल्टा मान लो, अगर यहां से है कोई फर्स्ट सेल से इलेक्ट्रॉन चला जा रहा है थर्ड वाले सेल में, तो यहां पे ये क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। यहां एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। तो आपको याद रखना है, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ओके, देखो यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है, when an electron jump from higher energy orbit to lower energy orbit it releases energy। अगला है, when an electron jump from low energy orbit to high energy orbit it gains energy। ठीक है, तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आ रहा है तो क्या होगा, अपना एनर्जी रिलीज करेगा। और कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जा रहा है तो एनर्जी को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा। ओके, ये है पूरा बोहर एटॉमिक मॉडल। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कोई दूसरा टॉपिक। ओके।